एक आपकी अफ्रीका मिशन की आय। बाबा अर्जुन ने पुराने घिसे पिटे कपड़ों में लिपटे एक पैकेज को बाहर निकाला। उनके हाथ इतने नाजुक थे जैसे वह उस वस्तु को संभाल रहे हों। सावधानीपूर्वक उन्होंने 1150 रुपये निकालकर एक लड़के को सौंप दिए, जो उन्हें घूर रहा था। विहान को समझ नहीं आया। यह एक उच्च दांव वाला मिशन था जिसे उसने अभी पूरा किया था, और अत्यंत चुनौतीपूर्ण भी। उसे बहुत ही खतरनाक दुश्मनों से निपटना पड़ा, जबकि उसके ग्राहक का मुनाफा प्रचुर था। इतनी कम राशि का भुगतान कैसे उचित हो सकता था? बाबा अर्जुन ये चरम मिशन कहां से लाते हैं? इन मिशनों में जीवित बचने की दर मात्र 10% थी, और इनका इनाम हमेशा 575 रुपये से कुछ 2300 रुपये तक ही होता था। कभी कभी तो भुगतान इतना कम हो जाता कि वह 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचता था। विहान अपने मन में गाली दे रहा था, क्योंकि बाबा अर्जुन ने उसके हाथ में पैसे रख दिए थे। वह एक अनाथ था, और बचपन से ही उसकी मां नहीं थी। फिर भी बाबा अर्जुन ने उसे कुंग फू सिखाया, और 15 साल तक घर पर ही उसको शिक्षा दी। वह पढ़ा लिखा था, और अकादमिक तथा मार्शल आर्ट्स में भी कुशल था। अगर उसे प्राचीन काल में रखा जाता तो वह उच्च अधिकारी से कम न होता, पर वह अपना दिन सिर्फ एक नौकर की तरह ही बिताता था। ये कैसी बात थी? उसने सुना था कि यहां तक कि निर्माण मजदूर भी सालाना कुछ 10,000 रुपये कमा सकते हैं, पर विहान की अथक मेहनत के बावजूद उसे वार्षिक केवल 23,000 रुपये से कुछ अधिक ही मिलता था। बाबा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? 2,300 रुपये? क्या आप मेरी कमाई चुराने की सोच रहे हैं? यह पहली बार नहीं था जब विहान को शक हुआ था, पर उस आदमी की जिंदगी उसकी जिंदगी से बिल्कुल भी भिन्न नहीं थी। वह भी उसी तरह के कपड़े पहनता था, उसी तरह का खाना खाता था, और बिल्कुल भी अमीर नहीं दिखता था। खुश रहो कि तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए भी पैसे हैं। सोचते हो कि पैसे कमाना इतना आसान है ना? बाबा अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। नहीं चाहिए तो वापस कर दो। बहुत समय हो गया है कि विधवा शर्मा के यहां खाना खाने गए हुए। विहान उस बूढ़े को पीटने का मन बना रहा था, लेकिन उसे पता था कि वह फिर से चटका खा जाएगा। फिर भी वह यह समझ नहीं पा रहा था। वह केवल इतना जानता था कि वह बूढ़ा उसके प्रशिक्षण के दौरान कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता था। उसका गुरु हर बार विहान में प्रगति देखने पर केवल उतने ही मानक रखता था जिससे वह बार बार कुचल जाता था। सही है, शायद अब वक्त आ गया है। इन वर्षों में तुमने पर्याप्त प्रशिक्षण ले लिया है। मुझे लगता है तुम अब बड़े मिशन के लिए तैयार हो। बाबा अर्जुन ने अपना सिर झुकाकर हांडी में सेम कुचलते हुए भोजन तैयार किया। यह मिशन अच्छे से पूरा करो, और तुम्हारी जिंदगी भर के लिए आराम सुनिश्चित हो जाएगा। सच में? विहान ने तब से सीखा था, जब से बाबा अर्जुन ने उसे कचरे के ढेर से उठाया था, कि पढ़ाई और प्रशिक्षण अंत में एक बड़े मिशन के लिए होते हैं। फिर भी वह इन शब्दों पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या इनाम इतना बड़ा हो सकता है कि बाकी जिंदगी मेहनत न करनी पड़े? मैंने कब तुमसे झूठ कहा है? बाबा अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, जब उन्होंने हांडी में सेम फेंके। तुम जा रहे हो या नहीं? शायद मुझे किसी और को लेना पड़ेगा। नहीं, मैं करूंगा। जाहिर है मैं करूंगा। विहान ने बिना हिचकिचाहट के कहा। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो ऐसा सुनहरा मौका चूक जाएगा? एक ऐसा मिशन जिससे जीवन भर का आराम मिल सके, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने में कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, ठीक है। सोंगशान जाओ, जहां पेंगजन इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है। चंद्रे से मिलो, वह तुम्हें बाकी सब बता देगा। लेकिन इस मिशन पर अच्छी तरह विचार कर लेना। एक बार स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों? जब खतरा बढ़ जाए तो भी मुझे पीछे मुड़ने नहीं दे रहे? विहान ऐसे जिद्दी हीरो जैसा नहीं था। वह कभी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उसकी जान चली जाए। अरे मेरे छोटे विहान, मैंने तुम्हें 15 साल तक पाला था। तुम्हें खाना खिलाया, पानी दिया, यहां तक कि तुम्हारे लिए एक लैपटॉप और एक 3G इंटरनेट कार्ड भी खरीदा। बाबा अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाते हुए डांटते हुए कहा, जब मैं तुम्हें इतनी सरल बात कह रहा हूं तो मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछो। मुझे मजबूर मत करो कि रात में लैपटॉप पे क्या क्या देखते हो। विहान अपने बाबा के बयान से खुश नहीं था।
हाँ, तुम सही कहते हो। तुमने मुझे पाला था। पहले 3 सालों तक। 6 साल की उम्र से ही मैंने खाना बनाया, आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा की और पुआल की चप्पलें बुनी ताकि तुम्हारे खर्चे के लिए पैसा कमा सकूं। मुझे मजबूर मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इस मिशन को अंत तक पूरा करूंगा। ठीक है? विहान ने बीच में ही कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाबा अर्जुन उसकी रात की गतिविधियों पर ध्यान देंगे। उसे ऐसा होने मत दो, नहीं तो वह कुछ बहुत ही अनुचित दृश्य दिखा देंगे। और इस प्रकार विहान ने अपना सामान बैग पैक किया और एक ट्रेन पकड़कर उत्तर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही समय में वह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय महानगर सोनगशान पहुंच गया। ट्रेन में ही विहान ने ठान लिया कि अब से वह अपनी रात की गतिविधियों के दौरान अपने आसपास के माहौल का पूरा ध्यान रखेगा। फिर भी वह अपने वर्तमान मिशन को लेकर सच्ची उत्तेजना महसूस कर रहा था। यह वही था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, एक ऐसा मिशन जिसमें इतना प्रचुर इनाम मिलता कि वह जल्दी सेवानिवृत्त हो सके। बाबा अर्जुन की बातों से स्पष्ट था कि यह एक कठिन असाइनमेंट था, पर उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार कठिन मिशन की चुनौती में ही तो रोमांच होता है। अचानक विहान के सामने बैठे एक धब्बेदार आदमी से पॉप की आवाज आई। उसने अभी अभी एक कोक के कैन को खोला था और बिना देरी किए उस पेय को अपने मुंह में डाल लिया। उसने धीरे से पुल टैब को जमीन पर फेंक दिया। तभी छोटे बालों वाले व्यक्ति ने ठंडे चेहरे के साथ टैब उठाया, उसे ध्यान से देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कुछ बार घुमाने के बाद उसने अचानक चिल्लाया, वाह 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 वाह, पहला इनाम। छोटे बाल वाले की आवाज ट्रेन में ज्यादा दूर नहीं गूंजी, पर उसकी आवाज आसपास बैठे लोगों को सुनाई देने के लिए काफी थी। सभी उसकी ओर देखने लगे, जिसमें उसी के बगल में बैठा धब्बेदार व्यक्ति भी शामिल था। धब्बेदार व्यक्ति ने टैब देखते ही घबराते हुए कहा, इसे वापस करो, ये मेरा है। तुम्हारा? क्या? यहां तुम्हारा नाम कहां लिखा है? उसने टैब को कसते हुए कहा। तो तुम्हारा नाम पहला इनाम है ना? नंद, मेरा मतलब है, वही मैं था जिसने वो इनाम टिकट फेंक दी थी। धब्बेदार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डरता हुआ प्रतीत हो रहा था, पर वह अपनी सही हक की वसूली से पीछे हटने में असमर्थ था। छोटे बाल वाले ने उपहास करते हुए कहा, तुमने खुद ही कहा था कि तुमने इसे फेंक दिया था, है ना? तो अब जब यह तुम्हारा नहीं रहा, इसे उठाने वाला कोई भी इसे रख सकता है। लेकिन सर, आपने खुद कहा था कि यह टैब मेरा है, धब्बेदार व्यक्ति ने कहा, और उसका चेहरा इन शब्दों से फीका पड़ गया। तभी पास में बैठे तीसरे व्यक्ति ने कहा, कैसा रहेगा अगर तुम दोनों इनाम की राशि बांट लो? अगर तुम दोनों इसे बांटते हो तो यह काफी न्यायसंगत होगा। बांटने का मतलब? छोटे बाल वाले ने थोड़ी देर हिचकते हुए कहा, ठीक है, मैं यह कर सकता हूं। उसने शायद अपनी तर्क की खामी पहचान ली। वहीं धब्बेदार व्यक्ति समझ गया कि आखिरकार टैब दूसरे व्यक्ति की मुट्ठी में था। अगर वह उस विचार के खिलाफ जाता जिसे छोटे बाल वाले ने मान लिया था, तो शायद वह टैब वापस ना पा सकेगा और वह आधा इनाम पाने के बजाय कुछ भी ना पाने को तरजीह देगा। ठीक है, हम इसे बांट लेते हैं, धब्बेदार व्यक्ति ने कहा। तभी कॉलेज प्रोफेसर ने टैब को दोनों से लेकर ध्यान से जांचा और बोले, देखो, यहां लिखा है कि पहला इनाम 11,05,000 रुपये है। टैक्स के लिए 20% काटने पर तुम्हारे पास 9,20,000 रुपये बचेंगे। लेकिन इनाम टिकट को नकद करने में थोड़ी दिक्कत है, तो तुम में से कोई एक दूसरे को 3,45,000 रुपये दे दे और वह व्यक्ति पूरा 9,20,000 रुपये निकाल सके। कैसा रहेगा? हाँ, ये ठीक है। धब्बेदार व्यक्ति को अपना हिस्सा मिलते ही संतोष हुआ। बिना किसी हिचक के उसने दूसरे से कहा, तो मुझे 3,45,000 रुपये दे दो और तुम वह व्यक्ति बन जाओ जो टिकट नकद कराए। विहान अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया, उन ठगों द्वारा रचे जा रहे नाटक का आनंद लेते हुए। ईप दो। ऊह। छोटे बालों वाले आदमी ने अनजाने में अपनी जेबें थपथपाते हुए उस धब्बेदार चेहरे वाले आदमी की ओर देखा। मेरे पास इतना नहीं है, तुम मुझे 3,45,000 रुपये क्यों नहीं दे देते? टिकट नकद करने पर तो यही रकम मिलेगी। मेरे पास इतना हो ही नहीं सकता, धब्बेदार चेहरे वाले आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
देखो, मुझे देखो। क्या तुम सोचते हो कि मैं 3,45,000 रुपये निकाल सकता हूं? प्रोफेसर, कृपया हमें कुछ उपाय बताओ। हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। धब्बेदार चेहरे वाले आदमी ने फिर से प्रोफेसर की ओर मुड़ते हुए कहा। प्रोफेसर ने गहरी आह भरी और कहा, हम क्यों ना मैं तुम दोनों को 3,45,000 रुपये प्रत्येक को दे दूं और टिकट नकद खुद कर दूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि अंततः उन्हें 3,45,000 रुपये प्रत्येक को ही मिल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। प्रोफेसर संतोष के साथ अपने ब्रीफ केस की ओर बढ़े और उसमें झांकने लगे, परंतु उनके चेहरे की खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रही। जैसे जैसे वे अपने केस में खोजबीन करते गए, उनका चेहरा और विकृत होता गया। पसीने से भीगे हुए उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा, बकवास सिख। लगता है आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे पास केवल 3,45,000 रुपये हैं। और शायद तुम लोग भी यह नहीं जानते कि इस टिकट को नकद कैसे किया जाता है। आह, यह तो पूरी तरह से बेकार है। हाँ, दोनों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो अब यह रकम कैसे बांटी जाएगी? धब्बेदार चेहरे वाले आदमी बेचैनी में खड़ा होने लगा। प्रोफेसर, आप जानकार और संस्कारी हैं। क्या आप कुछ और उपाय नहीं सोच सकते? उफ, लगता है हमें किसी और से पूछ लेना चाहिए। यह कहकर प्रोफेसर ने अपने बगल में बैठे विहान की ओर देखा। मेरे दोस्त, यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। क्या तुम्हारे पास 6,90,000 रुपये देने का जुगाड़ है ताकि ये दोनों इसे नकद कर सकें? तुम्हें बस टिकट नकद करना है और तुम्हें 2,30,000 रुपये मुनाफा मिलेगा। इससे आसान सौदा और नहीं हो सकता, है ना? मैं खुद करना चाहता, पर जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरे पास पैसे नहीं है। पूरे प्रदर्शन पर नजर गड़ाए रखते हुए विहान ने पाया कि यह तमाशा बेहद घटिया ढंग से पेश किया गया था। स्पष्ट था कि ये तीनों शौकिया ठगों का दल है। विहान, जो पहाड़ों में पला बड़ा था, मूर्ख तो नहीं था। किसान जैसे वस्त्रों के नीचे छुपा यह जानकार व्यक्ति अपने आप में विलक्षण था। ऐसे में विहान जैसा किसी से कम कैसे हो सकता था, और तो ऐसे तीसरे दर्जे के ठगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं? विहान ने अपने सबसे आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा। क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। यह एक दुर्लभ सौभाग्य है जो तुम्हारे सिर पर गिर रहा है, युवा। प्रोफेसर बेहद खुश हुए जब विहान ने क्या यह ठीक रहेगा कहकर उत्तर दिया, बजाय इसके कि सीधे कह दें कि उसके पास पैसे नहीं हैं। आखिरकार ऐसे जवाब देने वाले ही आमतौर पर योग्य माने जाते हैं। विहान अपने अभिनय को जारी रखने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे लात मारी है। उसने दाहिनी ओर देखा और पाया कि उसकी उम्र की एक सुंदर लड़की उसके बगल में बैठी है। उसके बाल नदी की तरह बहते थे और उसकी त्वचा उजली एवं कोमल थी। विहान ने देखा कि वह खड़ी भी नहीं हुई थी, पर उसके अंदाज से पता चलता था कि उसकी ऊंचाई कम से कम 1.65 मीटर है। उसका स्वरूप भी अत्यंत आकर्षक था। वह एक आदर्श निशाना थी और ट्रेन में चढ़ते ही विहान उससे बात करने का मन बना चुका था। परंतु उसके कानों में लगे साधारण ईयरफोन ने बातचीत का अवसर चुरा लिया। फिर भी वही लड़की चिंतित नजरों से विहान की ओर देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। वह कुछ कहना चाहती थी, कुछ ऐसा जिसे कहने पर बाद में उसे मुसीबत हो सकती थी। प्राकृतिक रूप से विहान ने समझ लिया कि वह नहीं चाहती कि वह इस ठगी ग्रुप के झांसे में फंस जाए। भले ही यह मामला उसके लिए अप्रासंगिक हो, परंतु उसकी ओर से चेतावनी मिलने से विहान के दिल में गर्माहट फैल गई। आखिरकार शहर के लोग अक्सर ठंडे माने जाते हैं, है ना? इसी सोच के साथ विहान ने उस लड़की को अतिरिक्त आकर्षण अंक दे दिए। एक सुंदर चेहरा महत्वपूर्ण होता है, पर यदि दिल घृणित हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। यही उसका मापदंड था। जैसे ही छोटे बालों वाले आदमी ने देखा कि लड़की विहान की ओर कुछ कह रही है, उसने जोर से खांसते हुए उस पर तीखी निगाह डाली और लड़की तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। बिना कहे विहान ने उस छोटे से आदान प्रदान को नोटिस कर लिया। वह पूरी यात्रा के दौरान लगभग ऊब चुका था और बाबा अर्जुन पर गुस्सा भी था। वह ऐसा मौका खुद को मनोरंजन करने से पहले हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वहीं लड़की ने हार नहीं मानी। उसका चेहरा झुका हुआ था,
पर उसके पैर लगातार थपथपाते रहे। विहान ने बस ऐसे ही दिखावा किया कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। पर मेरे पास यहां केवल 5,63,500 रुपये हैं। विहान ने अपने भोलेपन और सीधी ईमानदारी से भरे चेहरे के साथ कहा, जो वास्तव में उसके बैग में मौजूद रकम थी। ठगों ने अपनी चिंतित भावनाएं प्रकट की, पर विहान के शब्दों से उनके चेहरे पर उत्साह की चमक आ गई। 4,63,500 रुपए, ये थोड़े कम लग रहे हैं। इसे कैसे बांटा जाए? देखो, 5,63,500 रुपए को 2 से बांटने पर 2,81,750 रुपए होते हैं। छोटे बालों वाले आदमी ने गणना शुरू की। 2,81,750 रुपए। हाँ, यह बुरा नहीं है, मानते हैं। क्या तुम्हें यह ठीक लगेगा? धब्बेदार चेहरे वाले आदमी ने अपने साथी से विचार विमर्श के बाद पूछा। ठीक है, अगर तुम्हें यह मंजूर हो। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। दोस्त, पैसे ले आओ। विहान ने अपना बैग खोला और अखबार में लिपटे एक छोटे पैकेज को बाहर निकाला। उसने धीरे धीरे पैकेजिंग खोलते हुए दोनों पुरुषों को 5 बंडलों में बांटी गई नकदी सौंप दी। लो, 5,63,500 रुपए। विहान ने अपने भोले चेहरे को बनाए रखते हुए कहा, क्या अब मुझे टिकट मिल सकता है? यह रकम उसके उन वर्षों के भत्ते के रूप में थी जो वह मिशन पर खर्च करेगा। विहान हमेशा मानता था कि बाबा अर्जुन ने पिछले कुछ वर्षों में मिशन की कमाई में काफी राशि अर्जित की होगी। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में हुई हत्या मिशन के लिए तो मानक के अनुसार कम से कम कुछ लाख रुपए होने चाहिए, है ना? फिर भी बाबा अर्जुन का दावा था कि यह उनकी पूरी बचत है। उन्होंने इसे इतनी चुपचाप छुपा रखा था, यहां तक कि विहान को प्रस्थान के दिन सौंपने से पहले भी। विहान समझ नहीं पा रहा था, क्या बाबा अर्जुन वास्तव में गरीब हैं या यह सब एक नाटक है। ईमानदारी से देखा जाए तो यह नकली नहीं लग रहा था, और उनकी जिंदगी भी विहान से अलग नहीं थी। शायद उसने सच में मिशन के इनाम का आंकलन ज्यादा ही कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। धब्बेदार चेहरे वाले आदमी और छोटे बालों वाले आदमी ने भूखे भेड़ों की तरह नकदी बांट ली और फिर टिकट सौंप दिया। विहान ने उस टिकट को बड़े ध्यान से पकड़ा, जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो जिसे वह खोना नहीं चाहता। उसके बगल में बैठी लड़की केवल एक आह भर सकी। आखिरकार काम पूरा हो चुका था। उसने विहान के उत्साहित चेहरे को आखिरी बार निहारते हुए कुछ कहने की बजाय चुप्पी साध ली। ठगी ग्रुप का खेल पूरा हो चुका था और ठग अपने अपने स्थान पर शांत और स्थिर बैठ गए, मानो वे एक दूसरे को जानते ही ना हों। तीन लड़की अब विहान को लात नहीं मार रही थी। रुचि खो जाने के बाद वह खिड़की से टकी रही और फिर से अपने ईयरफोन लगा लिए। हम सोंगशान स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सभी यात्रियों कृपया बाहर निकलने की तैयारी करें। ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकेगी। घोषणा समाप्त होते ही विहान ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल की लड़की भी यही कर रही होगी। शायद उसका भी यह स्टॉप था। जैसे ही लड़की खड़ी हुई, विहान ने उसकी ऊंचाई की पुष्टि कर ली, और वास्तव में वह सही था। ट्रेन से उतरते ही उसने अपने आसपास के परिवेश को देखा। गगनचुंबी इमारतों ने आसमान को भर दिया था, जिससे 10 साल पहले की यात्रा से बिल्कुल अलग दृश्य उत्पन्न हो गया था। रुक जाओ! विहान के पीछे एक लड़की की आवाज गूंजी। यह वही लड़की थी जो ट्रेन में उसके पास बैठी थी, और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ रही थी। क्या हुआ? विहान ने पूछा। उसे पहली नजर में प्यार का मामला नहीं समझा, भले ही उसका चेहरा काफी आकर्षक था। पर उसकी पोशाक, एक सफेद टैंक टॉप और गंदे पीले पैंट, ने उसे एक बेस्वाद किसान जैसा बना दिया था। तुम वो टिकट नकद करवाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? लड़की ने कठोर स्वर में कहा, स्पष्ट रूप से पहले उसे नजरअंदाज करने पर नाराजगी दिखाते हुए। यह? विहान ने अपनी जेब से टिकट निकालकर सड़क किनारे फेंक दिया। क्या? लड़की की आंखें अचंभे से चौड़ी हो गईं, जबकि उसने उंगली उठाकर विहान की ओर इशारा किया। तुमने इसे फेंक दिया? हाँ, विहान ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी यह नकली था। तुम्हें पता था? लड़की और भी भ्रमित हो गई। उसके अनुसार जो कोई जानबूझकर नकली चीज का भुगतान करे, वह बेवकूफ या पागल तो नहीं हो सकता।
विहान देखने में तो इतना अमीर भी नहीं लग रहा था कि उसे मजे के लिए ठगा जा सके। हाँ, मुझे पता था। भले ही मुझे न पता होता, तुमने चेतावनी दी थी, है ना? विहान मुस्कुराते हुए बोला। और फिर भी तुमने भुगतान कर दिया? लड़की घबराहट में आ गई। विहान मुस्कुराते हुए अपना बैग खोलने लगा और उसे लड़की के सामने फैलाकर दिखाया। उसने विहान की ओर देखा और झांकते हुए देखा कि बैग में 7 बंडलों में नकद है। तो तुम अमीर हो? भले ही अमीर हो, पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, क्या नहीं लगता तुम्हें? लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि विहान क्या सिद्ध करना चाहता था। उसके लिए तो यह केवल इस बात का प्रदर्शन लग रहा था कि वह कितना धनी है। यह रहा वो पहले का पैसा। पहले का पैसा? इसका क्या मतलब? लड़की अब भी भ्रमित थी। तुम कह रहे हो कि तुमने पैसा वापस ले लिया, पर क्या यह 5,63,500 रुपये नहीं था? यह तो कम से कम 8,05,000 से 9,20,000 रुपये होने चाहिए। देखो, उस प्रोफेसर साहब के पास तो 3,45,000 रुपये थे। मैंने अपने पैसे के साथ उन्हें भी ले लिया। विहान ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके लिए यह सब कुछ वैसा ही था जैसे कपड़े पहनना या गिलास में पानी डालना। क्या? लड़की उस क्षण चुप रह गई। अब साफ था कि विहान बेवकूफ नहीं था, बल्कि वह ठगों से कई स्तर ऊपर था। उसने तो प्रोफेसर के 3,45,000 रुपये भी अपने साथ मिला लिए थे। ये चेहरा किस बात का है? तुम मेरे बारे में पुलिस को रिपोर्ट तो नहीं करोगी, है ना? विहान ने मजाक में लड़की की प्रतिक्रिया को देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। लड़की ने हल्की शर्मिंदगी में सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। मजाक एक तरफ, मैं सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। तुम्हारी जैसी लड़कियां दुर्लभ होती हैं। विहान ने गंभीरता से कहा। क्या बाद में कुछ खाने चलोगी? नहीं। लड़की ने चिढ़ते हुए सिर हिलाया। मेरे परिवार वाले गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। विहान ने केवल सिर हिलाया। लड़कियों से बात करना एक कला थी, पर किस्मत का भी अपना हाथ होता है। बहुत ज्यादा धारा के खिलाफ जाना उल्टा परिणाम ला सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं। लड़की ने देखा कि विहान की आकृति दूरी में गायब हो गई। कितना रोचक लड़का है ये। अगर उसकी मां गेट पर इंतजार न करती तो उसे विहान को और करीब से जानने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं था कि लड़की ने विहान के प्रति आकर्षण विकसित कर लिया हो। यह एक अलग प्रकार का आकर्षण था। भीड़ में विहान अलग ही चमक रहा था। उसके बैग में हजारों रुपये थे, जो बैंक में नहीं, और एक अजीब सी आभा थी जिसे उसकी बेकार पोशाक भी छिपा नहीं सकती थी। सर, क्या आप रात के लिए किसी होटल में ठहरना चाहेंगे? यहां बहुत सस्ता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही होटल प्रमोटरों की भीड़ ने विहान पर हमला कर दिया। ऐसे किसान समान दिखने वाले लोग बजट होटलों के लिए आदर्श निशाना होते थे। जिनके पास असली धन था, वे ऐसे होटलों में रुचि नहीं रखते थे और भव्य होटलों को प्रमोटरों द्वारा पर्चे बांटते हुए देखने की जरूरत नहीं न होती थी। विहान ने भीड़ से बाहर निकलते हुए हाथ हिलाया और टैक्सी की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में बाबा अर्जुन द्वारा दिया गया एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर उस पते का विवरण था जहां उसे जाना था। टैक्सी में चढ़ते ही उत्साही ड्राइवर उसकी ओर मुड़ा। कहां जा रहे हो बेटा? यहां पर पता लिखा है। विहान ने नोट ड्राइवर को सौंप दिया। ड्राइवर स्टेशन के आसपास का स्थानीय था और अपने ग्राहकों पर नजर रखने में माहिर था। स्पष्ट था कि विहान यहां का नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि विहान शायद गांव का कोई युवक है जो शहर में नौकरी की तलाश में आया है, और उसने किराए में इजाफा करने के लिए कुछ मोड़ लेने की योजना बनाई। नोट देखते ही उसका चेहरा हरा हो गया। सोंगशान सिटी, हाईलाइट एवेन्यू, नंबर 36 पिंगजान टावर्स। स्टेशन से 11.2 किलोमीटर दूर। सेकंड सर्कल ब्रिज का उपयोग करें। रास्ता और दूरी पहले से ही तय थी। ड्राइवर के लिए कोई मोड़ लेने का विकल्प नहीं था, और साथ ही यह सोचने वाला भी कि ऐसा लड़का पिंगजान टावर्स क्यों जाना चाहेगा। वहीं सोंगशान की सबसे बड़ी कंपनी स्थित है। एक किसान समान दिखने वाले युवक का अंदर के किसी से परिचय होना तो असंभव सा लग रहा था। ड्राइवर ने कागज को एक ओर रख दिया और गहरी आह भरते हुए सवारी शुरू की। सोंगशान में यातायात तो बहुत था और पुल भी भरपूर थे। ज्यादा समय नहीं लगा कि वे मंजिल पर पहुंच गए। विहान ने टैक्सी से उतरते समय
ड्राइवर को 276 रुपये का किराया दिया। इतनी ऊंची गगनचुंबी इमारत को देखकर विहान का सिर चक्कर खाने लगा। क्या यह उसके घर के विशाल पहाड़ से भी ऊंची नहीं है? इस बार का क्लाइंट इतना अमीर प्रतीत हो रहा था कि शायद यह उसकी सेवानिवृत्ति का अंतिम मिशन हो सकता है। विहान ने सुनिश्चित किया कि वह सही जगह पर है, फिर आत्मविश्वास से अंदर कदम रख दिया। ईप 4। आप किसकी तलाश में हैं, सर? विहान कुछ ही कदम चलने के बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका गया। अरे, रुको, देखता हूं। विहान ने अपनी जेब की ओर हाथ बढ़ाया, जबकि वह शहर की सुरक्षा पर विचार कर रहा था। उसके गृहनगर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हालांकि ये गार्ड ज्यादा प्रभावशाली नहीं लग रहे थे, और यहां तक कि विजय भी उन्हें मात दे सकता था। यह लड़का विहान का साथी था। उसे कंग फू नहीं आता था, पर उसके एक मुक्का से एक वयस्क बैल भी गिर सकता था। यहां के ये गार्ड किसी भी बैल से कहीं कमजोर थे। विहान ने एक नोट निकाला और उस पर लिखे नाम को देखा। मैं चंद्रेश नायडू की तलाश में हूं। चंद्रेश नायडू? वह कौन है? कहीं इस नाम को सुना तो है? एक सुरक्षा गार्ड ने बुदबुदाया। यह चेयरमैन है, दोस्त। दूसरे गार्ड ने अपने सहयोगी की बांह पकड़ी ताकि वह चुप हो जाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई सुन न ले। क्या बकवास है? तुम नौकरी से निकाल दिए जाना चाहते हो क्या? भाड़ में! उस गार्ड की आंखें सदमे और पछतावे से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने वरिष्ठ की बात सुनी। अगर तुम अपने नियोक्ता का नाम भी नहीं जानते, तो तुम किस तरह की सुरक्षा कर रहे हो? उसने फिर से विहान की ओर देखा और उसके पहनावे को गौर से निहारते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का चेयरमैन से जुड़ा हुआ नहीं है। आखिरकार एक किसान जैसा व्यक्ति कैसे विश्व के शीर्ष 500 कंपनियों में से एक पिंगजान इंडस्ट्रीज के प्रमुख से संबंध रख सकता है? यह लड़का तो शायद चेयरमैन के खिलाफ शिकायतों के साथ हमला करने वाला साधारण खेत मजदूर भी हो सकता है। इस सोच के साथ गार्ड के मन में तनाव आ गया। उसे कुछ दिन पहले देखी गई उस फिल्म की याद आई जिसमें एक किसान ने चेयरमैन पर हमला कर दिया था। उसने अपने सहयोगी से आंखें मिलाईं और स्पष्ट था कि दोनों के मन में एक ही विचार था। चेयरमैन के साथ तुम्हारा क्या काम है? वरिष्ठ गार्ड ने गला साफ करते हुए गंभीर स्वर अपनाया, मानो विहान किसी भी क्षण हमला कर सकता हो। ए, ये मैं नहीं हूं। ये मेरे बाबा का काम है। उन्होंने मुझे उन्हें खोजने के लिए कहा था। विहान ने सुस्ताई से जवाब दिया। उसे परवाह नहीं थी कि बाहरी दुनिया में क्लाइंट कितना शक्तिशाली है। वह स्वयं विहान की मदद मांग रहा था। हम तुम्हारे बाबा? विहान के शब्दों से ही शंकाएं और पक्का हो गईं। उस फिल्म में किसान अपने भाई की ओर से चेयरमैन के पास गया था, तो स्वाभाविक ही यह किसान लड़का भी अपने पिता के लिए ऐसा ही कर रहा था। क्या आप दोनों चुप रह सकते हैं? मुझे बताइए कि चंद्रेश नायडू किस मंजिल पर हैं और मैं अपना काम कर लूंगा। ठीक है? विहान के पास इन गार्डों की बकवास पर समय बर्बाद करने का ठिकाना नहीं था। वह जल्द से जल्द क्लाइंट से मिलना चाहता था। चेयरमैन यहां नहीं है। वरिष्ठ गार्ड ने तय कर लिया कि विहान को बस बाहर निकाल दे। उसने पहले ही निर्णय कर लिया था कि विहान का चेयरमैन से कोई भी संबंध नहीं हो सकता। विहान इन दोनों द्वारा उसे रोकते देख थक चुका था। वे उसे इतना नीचा दिखा रहे थे कि उनकी आंखों में साफ झलकता था, और विहान अब बहुत तंग आ चुका था। इन कपड़ों ने उसे काफी परेशानी दी थी। समझ गया, तो मैं अंदर ही उनका इंतजार करूंगा। विहान ने दोनों के पास से गुजरते हुए कहा। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। दोनों गार्ड हैरानी से चिल्लाने लगे, ये सोचकर कि विहान बस उन्हें दरकिनार कर जाएगा। उन्हें रोकने के लिए बढ़ते ही पहली मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। एक अच्छे कपड़े पहने मध्यम आयु के आदमी बाहर निकला, और उसके पीछे एक पतला गहरे रंग का मध्यम आयु का व्यक्ति चल रहा था। समय हो गया होगा। विहान ने अब तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? शायद तुम्हें ट्रेन स्टेशन जाना चाहिए उसे लाने के लिए। तुमने उसकी तस्वीर भी देखी है? अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति ने पतले व्यक्ति से कहा। बिल्कुल, चेयरमैन, मैं तुरंत काम पर लग जाता हूं। बलराज ने बिना किसी देरी के आदरपूर्वक उत्तर दिया। बलराज अभी जाने ही वाला था कि कंपनी के सामने हंगामा होने से चेयरमैन की नजरें उस तरफ चली गईं।
उससे पहले बलराज, जाओ और देखो वहां क्या हो रहा है। कुछ तेज कदम बढ़ाकर बलराज प्रवेश द्वार तक पहुंचा और देखा कि दो सुरक्षा गार्ड एक युवक को रोक रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? मिस्टर राज, ये लड़का कह रहा है कि वह चेयरमैन से मिलना चाहता है और वह तो जबरन अंदर आने की कोशिश भी कर रहा है। गार्डों ने स्वाभाविक रूप से बलराज को पहचाना। उसकी कंपनी में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं थी, पर वह चेयरमैन का सबसे विश्वसनीय अनुयायी था। अगर उसकी स्थिति को वर्णित करना हो तो वह शायद चेयरमैन का निजी ड्राइवर होता। फिर भी कंपनी में सभी समझते थे कि वह केवल एक साधारण ड्राइवर नहीं है। सुरक्षा गार्ड भी उसे वैसे ही सम्मान देते थे जैसे किसी नेता को मिलता है, और कई परिस्थितियों में उसके शब्द सीधे चेयरमैन की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। बलराज की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस युवक को पहचाना। विहान, क्या तुम विहान हो? हाँ, वही हूं। विहान ने सिर हिलाया। उसने उस व्यक्ति पर ध्यान देना शुरू किया जैसे ही वह प्रकट हुआ, पर उसकी आंतरिक संवेदना ने बता दिया कि यह वह चंद्रेश नायडू नहीं है जिन्हें वह ढूंढ रहा था। इस व्यक्ति में एक गंभीरता थी और उसके अनुयायी उसे सम्मान देते थे, जबकि महत्वपूर्ण नेताओं में एक अलग ही आभा होती है जो सामने वाले आदमी में नहीं थी। आपसे मिलकर खुशी हुई। बलराज ने सामने आए युवक की महत्ता समझते हुए बिना किसी हिचक के हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, मैं चेयरमैन चंद्रेश नायडू का सचिव बलराज हूं। हमें पता ही नहीं था कि आप पहले ही आ चुके हैं। हम तो अभी स्टेशन पर आपका स्वागत करने जा रहे थे। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहां का माहौल जानना था। विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए हाथ मिलाया। वह हमेशा से ऐसा ही था। जो भी सम्मान से पेश आए उन्हें वह भी सम्मान देता। हालांकि बलराज थोड़े बहुत अत्यधिक विनम्र हो रहे थे। चेयरमैन वही हैं, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। कृपया मेरा अनुसरण करें। बलराज ने इशारा करते हुए चेयरमैन चंद्रेश की ओर लौट गए। पहले वाले दोनों सुरक्षा गार्ड केवल विहान की पीठ की ओर खुले मुंह से देखते रहे। वह चेयरमैन का अतिथि है, छोटे गार्ड ने अविश्वास में कहा। मिस्टर राज तो खुद उस युवक के लिए आए थे, इसलिए वह निश्चित ही चेयरमैन का अतिथि है। वरिष्ठ गार्ड ने राहत से एक लंबी सांस लेते हुए कहा, एक कदम और तो हमने उसे नाराज कर दिया होता। शुक्र है कि वह समय पर आए, इससे पहले कि हम उस बच्चे को बाहर निकाल देते। विहान ने उस अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति को भी नजरअंदाज नहीं किया जो बलराज के साथ प्रकट हुआ था। वह शायद उसका क्लाइंट था, पेंगझान इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चंद्रेश नायडू। क्या तुम विहान हो, है ना? चंद्रेश नायडू ने दोनों की ओर चौड़े कदमों से बढ़ते हुए पूछा। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। पांचवें विहान मुस्कुराते हुए चेयरमैन के साथ हाथ मिलाते हुए जवाब देता है। उसके पृष्ठभूमि के बावजूद सामान्य सामाजिक अभिवादन उसके लिए सहज थे। मिस्टर चंद्रेश नायडू, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह पहली बार था जब विहान ने इतने उत्साही क्लाइंट से मुलाकात की थी। आखिरकार वह व्यक्ति विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक के चेयरमैन थे। वह उसके साथ लगभग एक बराबर के व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे और विहान को यह अजीब लगा। मिस्टर विहान, मुझे पता है, यहां इस तरह के काम के लिए आपको इतना दूर बुलाना थोड़ा ज्यादा हो गया। चंद्रेश नायडू ने कुछ देर हिचकिचाते हुए कहा। अब क्लाइंट असाधारण रूप से दयालु हो रहा था। भले ही विहान बिना शर्म के हों, फिर भी उसे अपने नियोक्ता से इतनी अधिक दयालुता सहन नहीं होती। नहीं नहीं, बाबा अर्जुन ने मुझे बताया था कि यह मिशन मेरे जीवन भर के लिए पर्याप्त है, जिससे मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हर महीने केवल 2,300 रुपये ही सूती सैंडलें बनाने से कमाता हूं, इसलिए वास्तव में मैं आभारी हूं। विहान हैरान रह गया कि उसका क्लाइंट इतनी दयालुता क्यों दिखा रहा था। वह तो उसकी सेवाओं का भुगतान कर रहा था, इसलिए वास्तव में इतने आदर भाव से पेश आने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उसके कुछ क्लाइंट भुगतान करते समय भी शिकायती स्वभाव रखते थे। सूती सैंडलें? यह टिप्पणी सुनकर चंद्रेश नायडू अचंभित हो गए और विहान को ध्यान से देखने लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उन्हें किसी और से भ्रमित न कर लें। वह आखिरकार क्या कह रहे थे? क्या बाबा अर्जुन उसे रोजाना 2,300 रुपये के लिए
सूती सैंडलें बनाने का आदेश दे रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने अपने पिता से विहान के कारनामों के बारे में सुना था, जैसे अफ्रीका में हुई बंधक मुक्ति मिशन। इनाम तो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने चाहिए थे। तो पैसे कमाने के लिए सैंडलें बनाने का ये क्या मामला है? हाँ, बिल्कुल। एक जोड़ी 46 रुपये में बिकती है, और अगर मैं रोज लगभग 3 से 5 जोड़ी बनाता हूं, तो महीने में लगभग 2,300 रुपये हो जाते हैं। विहान सिर हिलाते हुए कह रहा था, पर उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। हालात देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि बाबा अर्जुन गरीब हैं। चंद्रेश नायडू ने दूसरे के मामलों में दखल न देने का निर्णय लेते हुए बस सिर हिलाया। आपकी अब से मासिक वेतन 3,45,000 रुपये होगी, जिसमें आपके स्कूल फीस और दैनिक खर्चे शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से मेरी बेटी पर जो खर्च आप करेंगे, उसका भुगतान बलराज करेगा। 3,45,000? क्या बाबा अर्जुन ने नहीं कहा था कि यह केवल कुछ हजार होंगे? सोचकर विहान के मन में यह ख्याल आया, यह तो एक उच्च वेतन वाली नौकरी है। अगर मुझे वेतन का पता होता, तो मुझे बाबा अर्जुन का वह दुखी चेहरा नहीं देखना पड़ता, जिसमें उन्होंने 5,63,500 रुपए दे दिए थे। रुकिए मिस्टर चंद्रेश, मुझे समझ नहीं आ रहा। स्कूल फीस? आपकी बेटी पर खर्च होने वाले पैसे? विहान पूरी तरह से भ्रमित हो गया। चेयरमैन किस बारे में बात कर रहे थे? मिशन क्या है? अरे, मिस्टर अर्जुन ने आपको नहीं बताया? ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं मेरे साथ ऊपर आइए, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। चंद्रेश नायडू मुस्कुराते हुए इशारा करते हुए विहान के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए लिफ्ट की ओर बढ़े। अब चंद्रेश नायडू विहान के नियोक्ता थे, और वेतन भी कम नहीं था। विहान को चेयरमैन की बातें कुछ अजीब लग रही थीं, पर उसके पिछले मिशनों में तो उसने इससे भी अजीब घटनाएं देखी थीं। इसीलिए विहान ने अपनी चाल धीमी कर दी, ताकि वह चेयरमैन के पीछे चले, बजाय उनके बगल में चलने के। पर चंद्रेश नायडू की टांगें जोर देती हुई साथ साथ चलने पर अड़ गईं। ये वाकई अजीब था। चंद्रेश नायडू विहान के साथ बहुत ज्यादा परिचित हो रहे थे, जैसे कि वे नियोक्ता और कर्मचारी से कहीं अधिक हों। विहान ने कुछ न कहने का फैसला किया। यह उनकी पहली मुलाकात थी, और कुछ बातें उठाना उचित नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। चेयरमैन का कार्यालय 200 वर्ग मीटर विशाल था, और गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर स्थित था। एक विशाल खिड़की दीवार पर लगी थी, जो पूरे कमरे को सूरज की रोशनी से प्रकाशित कर रही थी। बलराज ने दोनों को कार्यालय में प्रवेश कराने के तुरंत बाद कमरे से पीछे हटते हुए बाहर के सचिव से चाय तैयार करने का आदेश दिया। मिस्टर विहान, आप क्या पीना चाहेंगे? सचिव रोहिणी ने पहले ही बलराज से सुना था कि विहान का नाम क्या है। मुझे पानी चाहिए। विहान ज्यादातर पानी ही पीता था, और बाहर भी उसमें कोई बदलाव नहीं था। रोहिणी को इस उत्तर उम्मीद नहीं था, पर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, एक क्षण में तैयार हो जाएगा। उन्हें चेयरमैन से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि चेयरमैन रोज वहीं पीते थे। मिस्टर विहान, कल से बलराज आपको सोंगशांस फर्स्ट स्कूल की 12वीं कक्षा के कक्षा 5 में नियुक्त करेंगे। आप एक हाई स्कूल छात्र बनेंगे, और आप मेरी बेटी चंद्रिका के साथ एक ही कक्षा में होंगे। आप उसके साथ स्कूल जाएंगे, उसके साथ घर भी जाएंगे। आप उसकी देखभाल और आवश्यकताओं का ध्यान रखने के साथ साथ उसे पढ़ाएंगे। संक्षेप में, आप उसके साथी बनेंगे। इन वर्षों में मैं अपने व्यापार में बहुत व्यस्त रहा हूं, और पिता के रूप में अपनी भूमिका भी ठीक से निभा नहीं पाया जी। इसी कारण मैं चाहूंगा कि उसकी जिंदगी में उसे कोई साथी मिले, जिससे उसके दिन थोड़े जीवंत हो जाएं। यही असली वजह है कि मैंने आपको चुना है। आप उसकी उम्र के करीब हैं, और आप दोनों युवा हैं। मुझे यकीन है कि आप दोनों के बीच बहुत सारी बातें हो सकती हैं। चंद्रेश नायडू ने मुस्कुराते हुए कहा। विहान थोड़ा अभिभूत हो गया। कोई साथी बनना, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ऐसी बातें जिन पर दोनों बातचीत कर सकें। रुको, क्या यह वही मिशन है जो मुझे जीवन भर स्थिर कर देगा? यह तो शादी जैसा महसूस होने लगा। क्या वह कोई ऐसी लड़की है जिसे शादी में कोई अड़चन हो? विहान किसी भी शादी की योजनाओं का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। मिस्टर विहान, क्या आप ठीक हैं?
चंद्रेश नायडू ने उसकी चकित भरी मुस्कान देखकर पूछा, मुझे लगा था कि आपको यह सब सौंपने से पहले बता दिया गया होगा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर चंद्रेश, कृपया मुझे विहान कहें। मिस्टर विहान कहना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। विहान ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे यहां क्या करना है। बाबा अर्जुन ने केवल यह बताया था कि यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है और इसे पूरा करने पर मेरा जीवन स्थिर हो जाएगा। जीवन भर के लिए स्थिर? चंद्रेश नायडू ने एक पल के लिए विचार किया, फिर जोर से हंस पड़े। हा हा, समझ गया समझ गया। आपके बाबा अर्जुन झूठ नहीं बोलते थे। आप ये काम अच्छी तरह से करेंगे और आपके इनाम से आप बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी सकेंगे। ओह! विहान अब भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे वास्तव में क्या करना है। पर मेरा मिशन वास्तव में क्या है? क्या मैंने अभी ये नहीं समझा दिया? आप मेरी बेटी के साथ स्कूल जाएंगे और स्वाभाविक रूप से आप उसे बदमाशों से भी बचाएंगे। चंद्रेश नायडू ने समझाया। उसके साथ स्कूल जाना और उसकी देखभाल करने वाला, ये एकमात्र शब्द था जो दिमाग में आया। खैर, मुझे लगता है कि आप इसे ऐसे ही ले सकते हैं। हाँ, आप कुछ-कुछ नैनी जैसे ही होंगे। चंद्रेश नायडू ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। बिना विहान के कुछ और कहने का इंतजार किए, उन्होंने उसे एक फाइल सौंप दी। यह फाइल सोंगशान्स फर्स्ट स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ लें। विहान ने असहायता से सिर हिलाया जब उसने फाइल ली। क्या यह वही सुपर मिशन है? हाय, वह घटिया बाबा अर्जुन। उसी तरह का मामला उत्तरी अमेरिका में भी हुआ था। बाबा अर्जुन ने कहा था कि उन्हें किसी को बचाना है और वह कोई एक नहीं, बल्कि कई लोगों का समूह निकला। विहान ने कंधे उचकाए। आखिरकार, यह एक उच्च वेतन वाली नौकरी थी और इसमें केवल न्यून स्तर का खतरा था। किसी अमीर लड़की के लिए बॉडीगार्ड जैसा अनुयायी। जो भी हो, विहान ने इसे एक ब्रेक के रूप में लेने का फैसला किया। सोंगशान्स फर्स्ट स्कूल को पहला स्कूल कहा जाता था, पर इसे बहुत समय पहले एक निजी स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया था और स्कूल खरीदने के बाद भी नाम नहीं बदला गया। पिंगजान इंडस्ट्रीज ने इसके शेयरों का 1/3 हिस्सा रखा था, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विहान बिना किसी प्राथमिक विद्यालय के रिकॉर्ड के सीधे दाखिला ले सके। वह स्कूल नहीं गया था, पर इंटरनेट से यह स्पष्ट था कि गांव वालों के लिए शहर के स्कूलों में जाना कितना कठिन था। मैं समझता हूं, मैं अपेक्षित कार्य करूंगा। विहान ने फाइल पलटते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, चंद्रिका का स्वभाव उतना अच्छा नहीं है, पर वह अच्छी लड़की है। चंद्रेश नायडू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है कि आपकी प्रतिभा के कारण आप उसके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे। उसके साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाना? नहीं, धन्यवाद। आखिरकार, वह किसी प्रेमिका की तलाश में नहीं था, तो इस अमीर लड़की के साथ अच्छे से घुल मिलने का क्या फायदा? मैं कोशिश करूंगा। चंद्रेश ने विहान की अंतिम उत्तर में दर्शाए गए शिष्टाचार को सराहा। उन्होंने बातचीत समाप्त करते हुए मुस्कुराया और अपने कार्यालय के बाहर से बलराज को बुलाया। बलराज, स्कूल लगभग समाप्त हो रहा है। कृपया चंद्रिका को स्कूल से घर ले जाए और विहान को भी यह देखने दें कि स्कूल कैसा है। मिस्टर चंद्रेश, कृपया मुझे विहान कहें। मिस्टर विहान कहना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। विहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें विहान कहूंगा। तुम मुझे मिस्टर चंद्रेश कहकर बुलाना बंद कर दो। अंकल चंद्रेश कह लेना, ठीक है? चंद्रेश नायडू ने सिर हिलाया, इस विषय पर आगे चर्चा किए बिना। विहान ने उत्तर में सिर हिलाया और बलराज का अनुसरण करते हुए लिफ्ट से निकलकर पार्किंग क्षेत्र की ओर चल पड़ा।